तो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे इसमें, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, पहला है कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जन्म है वो 345 ईसा पूर्व में हुआ है। 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध की, कहाँ पे? मगध की राजगद्दी पे 322 ईसा पूर्व में बैठा था। कितना में? 322 ईसा पूर्व में। ठीक। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। कौन धर्म का? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानता था। ठीक है, और इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य को यानी कि जैन धर्म का जो दीक्षा दिया था वो कौन दिया था? उसका एक गुरु था, जैनी गुरु भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा वह जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। यानी कि उसका गुरु कौन था? जैनी गुरु भद्रबाहु। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में, कब? 305 ईसा पूर्व में जो है ये सेल्यूकस निकेटर को हराया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुआ था वो 298 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में। और कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला गांव था एक, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे उसका मृत्यु हो गया था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। ये जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। चलिए आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था? वो बिंदुसार हुआ। ठीक है, और ये जो है 289 ईसा पूर्व यानी 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। 298 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त का मृत्यु हुआ था, है ना। और ये जो है बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा उसके मृत्यु के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और ये अमित्र घात यानी कि जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ये जो अमित्र घात है, अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाला। नेक्स्ट है कि बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था ये। कौन? बिंदुसार। नेक्स्ट है कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी, बिंदुसार का जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग लिखे हैं इसमें, सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट ही है इसमें। उसके बाद है कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान, जो कि 269 यानी 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर जो है वो बैठा था अशोक का नाम जो है अशोक का नाम ये मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम अशोक मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है।
लेकिन पुराणों में जो है, पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और ये कलिंग का जो राजधानी है तोसली क्या है? कलिंग का राजधानी है, उस पर अधिकार कर लिया। ठीक, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की जो राजधानी है तोसली, उस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है कि अशोक जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन धर्म का अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म का। ठीक है, और इसको जो बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था ये उपगुप्त नामक कोई बौद्ध भिक्षु था, जो कि इसको अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है कि अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अशोक के माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। नेक्स्ट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपना पुत्र जिसका नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री जिसका नाम क्या था? संघमित्रा। पुत्र था कौन? महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में जो शिलालेख का प्रचलन जो है वो सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने ही किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया है। उसके बाद है कि अशोक ने जो है वो अपना जो शिलालेख था जो उसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, इन सब लिपियों का प्रयोग किया है। अशोक अपना शिलालेख में जो है कौन कौन लिपि का उपयोग किया है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं हम लोग कि अशोक के अशोक के जो शिलालेख था उसका खोज कौन किया था? 1750 ईस्वी में। उसका नाम था पादरेटी फैंतेलर। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंतेलर ने किया था। ठीक है, ये जो शिलालेख है इसका संख्या कितना है? 14। शिलालेखों की संख्या टोटल कितना है? वह है 14। उसके बाद है कि अशोक का जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता, यानी कि सबसे पहले इसको कौन पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस नामक व्यक्ति ने पढ़ा था, और वो 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस नामक व्यक्ति ने अशोक का अभिलेख सबसे पहले पढ़ा था। उसके बाद है हम लोग अभिलेख देखते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है, शिलालेख वो देख लेते हैं। पहला शिलालेख में क्या बोला गया है? इसमें जो है ना, पहला शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा किया, यानी कि पशु बलि का निंदा किया। पशु बलि को उन्होंने बोला कि पशु बलि ये अच्छा नहीं है, मतलब पशु बलि नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि इसमें जो है, दूसरा में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों का जो है चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किया। ठीक है, दूसरा में क्या हुआ है? अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों का चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किया है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा देखते हैं। चौथा क्या है कि चौथा में क्या बोला अशोक ने कि एक भेरी घोष की जगह धम्म घोष का घोषणा किया है। चौथा में क्या किया है? भेरी घोष की जगह धम्म घोष का घोषणा किया है। और सातवां आठवां, उसके बाद है क्या? सातवां और आठवां में क्या बोला अशोक? सातवां और आठवां शिलालेख में जो है ये तीर्थ यात्रा, यानी कि तीर्थ यात्राओं को जो है उल्लेख किया गया। सातवां और आठवां में
तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है 7वां और 8वां में। चौथा में क्या है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष का घोषणा किया गया है। दूसरा में क्या है, मनुष्य तथा पशु का जो है चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और पहला में क्या है कि पशु बलि का निंदा, ठीक है। और अशोक का जो अभिलेख है, इसमें सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, 7वां अभिलेख। अशोक के अभिलेख में सबसे लंबा अभिलेख कौन है, 7वां। चलिए आगे देखते हैं आप। चलिए ये लास्ट इम्पोर्टेंट शिलालेख है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है, ठीक है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है। और 13वां शिलालेख में जो है अशोक का जो हृदय परिवर्तन का भी बात कहा गया है, ठीक है। दो चीज़ हुआ इसमें, एक तो कलिंग युद्ध और दूसरा अशोक का हृदय परिवर्तन, ठीक है। अशोक को ख़त्म करो भाई। द एंड हो गया मौर्य साम्राज्य।